नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर से खलबली मची हुई है। दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाने वाला FTX दिवालिया होने की कगार पर है। FTX की बिनांस के साथ डील रद्द होने की खबर क्या आई, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में घमासान मच गया। एक हफ्ते में FTX टोकन 80% से ज्यादा टूट चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो ये एक हफ्ते में 15% से ज्यादा लुढ़क चुका है और वहीं इस दौरान इथेरियम 20% का गोता लगा चुका है। और अगर आप ऑल टाइम से कंपेयर करें बिटकॉइन को और इथेरियम को तो वो 70-75% से ज्यादा टूट चुके हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समझेंगे क्रिप्टो के धराशायी होने की असल वजह क्या है। जो निवेशक और ट्रेडर फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्रिप्टो मार्केट में भारी उथल-पुथल मची हुई है। क्रिप्टो निवेशकों की बेचैनी यूं ही नहीं है। दरअसल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड लिक्विडिटी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। FTX की लिक्विडिटी की समस्या खत्म करने के लिए पहले तो बाइनेंस ने मदद का हाथ बढ़ाया और FTX के अधिग्रहण को लेकर एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI पर साइन भी किया। लेकिन डील को अमली जामा पहनाने से पहले ही ये करार टूट गया। करार टूटने के साथ ही क्रिप्टो मार्केट में घमासान मच गया। क्रिप्टो में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। FTX टोकन के धराशायी होने के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। 4 नवंबर को FTX टोकन यानी FTT की कीमत $25 के करीब थी, लेकिन 11 नवंबर को इसकी कीमत $3.25 के करीब रही है। यानी एक हफ्ते में इसमें 80% से अधिक की गिरावट आई है। FTX भारी लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहा है। FTX टोकन में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। इस दौरान FTT का मार्केट कैप भी $3.3 अरब से गिरकर महज $43 करोड़ रह गया है। FTT के निवेशक न केवल कंगाल हुए हैं बल्कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर लोगों का भरोसा टूटा है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। महज एक हफ्ते में इसमें 16% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। 4 नवंबर को बिटकॉइन की कीमत जहां $20,500 के ऊपर थी, वहीं 11 नवंबर को इसकी कीमत $17,500 के करीब रही है। इसी दौरान इथेरियम $1,580 से गोता लगाते हुए $1300 पर आ गया, यानी इसने भी 20% से अधिक की गिरावट दर्ज की है। जबकि इस दौरान सोलाना 45% की गिरावट के साथ $32 से गिरकर $17 के लेवल पर आ गया है। अब क्रिप्टो के बुलबुले के फूटने की वजह जानने की कोशिश करते हैं। एक तो FTX एक्सचेंज में लिक्विडिटी की समस्या ने निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर डाला, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने भी निवेशकों को जोखिम भरे निवेश से हाथ खींचने पर मजबूर किया है, जिसके चलते क्रिप्टो मार्केट में गिरावट आई है। भारत की बात करें तो सरकार ने क्रिप्टो के मुनाफे पर 30% का टैक्स लगाकर इसमें निवेश की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम कसने का काम किया है। वहीं क्रिप्टो कॉइन में अलग अलग सौदों पर मुनाफे और घाटे का सेटलमेंट नहीं होता है, बल्कि हर कॉइन के सौदे पर ये टैक्स अलग अलग लगता है। सरकार के इस कदम ने क्रिप्टो के बुलबुले को फूटने से पहले ही भारतीय निवेशकों के पैसे डूबने से बचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पूरी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ काफी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं SC गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ अजय बग्गा सर हैं, चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और वित्तीय मामलों के, फाइनेंशियल मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। बग्गा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राजगोपाल मेनन जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वजीर X के। राजगोपाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। राजगोपाल, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, थोड़ा सा मार्केट में रौनक तो लौटी है। क्रिप्टो में बिटकॉइन थोड़ा सा शायद 5% की तेजी पर आया है, बट इतनी वॉलेटिलिटी है, इतनी अनसर्टेनिटीज है कि कहना बड़ा, मतलब हमें रह रहकर इस तरह के शोज कर रहे होते हैं और बड़ी चिंता प्रकट करनी पड़ती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप लोग क्या इसे अभी भी, जो आप कहते हैं कि साहब एक सर्किल चलती है और फिर क्रिप्टो मार्केट बियर ग्रिप में आ जाता है, आप इसे बियर ग्रिप में ही कहेंगे अभी, या मानेंगे कि ये बहुत खतरनाक क्रैश है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी दीपक जी। ये हम लोग का ये क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ 3 or 4 फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट्स अब ऊपर हो रहे हैं, रशिया में एक वॉर हो रहा है,
और चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। नाउ इंडिया में भी ये क्रिप्टो मार्केट्स काफी कम हो गए हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, द मार्केट्स आर डाउन, बट द इशू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट क्रिप्टो इज ये क्रिप्टो एक बहुत ही वॉलेटाइल सिक्योरिटी कमोडिटी एसेट क्लास है, क्योंकि ये 24/7 चलता रहता है और इसमें अप्स एंड डाउन्स काफी उथल पुथल काफी होती रहती है। सो 30% अप एंड 30% डाउन इन अ सिंगल डे काफी नॉर्मल है क्रिप्टो मार्केट्स में। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज दैट जो बाजार में जो मंदी थी उसमें काफी क्रिप्टो फर्म्स काफी मुश्किल में थे। तो FTX के ये जो ओनर हैं उन्होंने काफी क्रिप्टो फर्म्स की मदद करने की कोशिश की और उसमें वो फंस गए। सो नाउ द लेटेस्ट क्राइसिस हम लोग जो फेस कर रहे हैं ये इसी डिसीजन का नतीजा आप देख रहे हैं कि ही ट्राइड टू रेस्क्यू फर्म्स एंड दैट हैज कम बैक टू हॉन्ट हिम। नहीं बट मेरी बात सुनिए सर, ये वो दूसरे फर्म्स को जो है वो मदद करने चले थे और अब उनके पास अपने कस्टमर विड्रॉल को फंड करने के लिए पैसे नहीं है। $1 बिलियन चाहिए सर। तो ये ऐसा क्या कर रहे थे, दूसरों की ये मदद करने चले थे और अपने जो इनके जो कस्टमर्स हैं उन्हीं को भूल गए, उनके ही विड्रॉल को फंड करने का पैसा नहीं है इनके पास अब। हाँ जी बिल्कुल। सो व्हाट ही डिड, जो इनका नाम जो है सैम बेकमैन फ्रीड है, जो उन्होंने किया है वो इट इज इट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू, इट्स कंप्लीटली अनएथिकल टू डू। तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट बट सर मैं इतना बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा था, आई एम सॉरी सर मैं आपको टोक रहा हूं बीच बीच में, लेकिन इतना बड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस चल रहा था वो भी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना सर कि इतना बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसके मन में जो आ रहा है, इसीलिए तो ये आरोप लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था मैं आपको वो समझा दूं। उनका एक खुद का टोकन है जो FTT के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने वो टोकन के बलबूते पे काफी रेस्क्यू पैकेजेस उन्होंने जो मैं बोल रहा था अलग अलग फर्म्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की। अब जब मार्केट टूट गया, उनका वो जो टोकन था उनका भी दाम गिर गया। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द एंटायर मार्केट हैज क्रैश्ड। तो आई कंप्लीट दिस एंटायर थिंग is because of the entire volatility of the token, the entire exchange has collapsed. So it is true that we are in a very uncertain market now. थोड़ा टाइम लगेगा for the entire situation to get resolved. ठीक सर, ऑल राइट। बग्गा सर अब आपके पास आना चाहेंगे। सर देखिए, ये किसी एक एक्सचेंज की बात नहीं है, हमारे पास लिस्ट है पूरी एक्सचेंजेस की। इससे पहले सेल्सियस, दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिप्टो लेंडर्स, वोएगर, इसके बाद आपने देखा कि मेजर टोकन्स जो हैं टेरा USD, लूना, हेज फंड्स पे आ जाएं आप, 3 एरोज कैपिटल, पता नहीं कितने सारे नाम हैं जो लगातार हमको इस तरह के वार्निंग्स देते रहे। और अब ये FTX का क्राइसिस आया है। क्या सर कोई शक शुबा है अभी भी ये कहने में कि ऑलमोस्ट कई लोग तो इसको दुनिया में क्रिप्टो को इज इक्वल टू फ्रॉड भी कहते हैं, हालांकि उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बहस होती है, लेकिन क्या अभी भी कोई गुंजाइश है कि क्रिप्टो मार्केट पर इसे भविष्य की करेंसी या भविष्य का मुद्रा कहकर इसको संबोधित किया जाए? बहुत मुश्किल हो गया दीपक जी। देखिए, जो पीक $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप थी वो लगभग मई जून में 1 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी, जब ये सारा टेरा लूना और सेल्सियस, 3 एरोज, वॉयेजर, ब्लॉकफाई, इन सब का जब संकट आया। और अब जो है ये लगभग $650 बिलियन की मार्केट कैप रह गई है और लगता है कि 500 बिलियन की तरफ अग्रसर है। तो प्रॉब्लम यही है कि ट्रस्ट पे चलता है फाइनेंशियल मार्केट, एंड में तो ट्रस्ट पे ही चलता है। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है जो ऑफशोर इनकी एंटिटीज हैं और उनका जो स्ट्रक्चरिंग है। अब जैसे बहामास के रेगुलेटर ने सीज कर लिया जो भी बहामास में FTX के एसेट थे, बोला मत निकालो, वो तो निकल चुके होंगे, देखते हैं क्या बचा है। आपने कस्टमर्स के जो एसेट थे वो अपने एक कनेक्टेड कंपनी अलामेडा रिसर्च को दे दिए। अलामेडा रिसर्च के $10 बिलियन का आउटस्टैंडिंग है FTX को, स्टॉक एक्सचेंज को। ये ऐसा कि भारत में
कोई स्टॉक एक्सचेंज हो और मेरे और आपके पैसे वहां पे जमा हो। हमारे लकीली एक डिपॉजिटरी स्ट्रक्चर में भारत सरकार और रेगुलेटर्स ने सोच समझ के बनाया है। सुभाष जी जैसे बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग हमारे आईएएस के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने ये जो कमिटियां बना के जो रिपोर्ट्स दी थी उसका फायदा आज होते हुए दिख रहा है। ये लीमन मोमेंट आ गई क्रिप्टो में, बट ये है कि 3 ट्रिलियन का जो ऑलरेडी 0.6 ट्रिलियन तक आ गया है, ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। 0.6 से 0 ही जा सकता है। जिसको खामियाजा भुगतना था उन्होंने तो भुगत लिया, बट ये लीमन मोमेंट है जब एक्सचेंज ही खुद खा गया है कस्टमर के डिपॉजिट्स। $8 बिलियन जैसे आपने कहा वो अब कोशिश कर रहे हैं उठाने की, क्लास एक्शन सूट चल रहे हैं। और इस बारी जो पैसे जाएंगे दीपक जी वो हेज फंड्स के भी जाएंगे, क्योंकि मई जून में हेज फंड्स ने सोचा था ये सबको बचा रहे हैं, और जो स्केल ऑफ बर्बादी है उसको मैं एक बारी आपको प्रदर्शित करूंगा। $32 बिलियन का इन्होंने अपने आप वैल्यूएशन बनाया था जनवरी में, राउंड 2 में। पिछले महीने सीरीज सी फंडिंग ये उठा रहे थे, 32 बिलियन पे कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे ये प्राइवेट इक्विटी फंड से भी, बाकी जगह से, और आज के दिन में जीरो हो गया, बैंक्रप्सी की तरफ अग्रसर हैं। तो 32 बिलियन का कुल आप कह सकते हैं मार्केट कैप गया है, बट ओवरऑल मार्केट के लिए जो मार्केट कैप जाएगा लगभग 150 से 200 बिलियन का जाएगा क्रिप्टो मार्केट। लेकिन एक जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली ना, और शायद वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और ये सबको अगर हम थोड़ा सा अलग भी रखें। देखिए एक एक्सचेंज जो है वो कोलैप्स कर रहा है, कोई टोकन नहीं, कोई पूरा का पूरा एक्सचेंज। आप कंपेयर कीजिए भारतीय स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस को और क्रिप्टो के एक्सचेंजेस को, और ये कोई पहला एक्सचेंज नहीं है। और जो हमें जानकारी भी आ रही है, अभी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो बड़े वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, शायद वो भी क्रैश करने की कगार पर हैं। तो ये जो एकदम अलग किस्म का एक चिंताएं पैदा करता है। गर्ग सर, क्या आपको लगता है कि इस क्रैश के बाद गवर्नमेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वो लेजिस्लेशन लाने में, इसको रेगुलेट करने पर कोई विचार करेंगी, या थोड़ा क्यों, कितना हिचकिचाएंगी? देखिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी असेट क्लास के रूप में है, वो बिटकॉइन, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। हम लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं। अब जो क्रैश हो रही है वो क्रिप्टो करेंसीज एज ए असेट क्लास क्रैश हो रही है, और ये असेट क्लास कभी भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं थी। इसके क्या वैल्यूएशन हो सकते हैं, क्या वैल्यूएशन थे, इसके पीछे कितनी वैल्यू क्रिएट होती है, ये किसी को नहीं मालूम था। आज भी अगर बताते हैं कि भाई ब्लॉकचेन पे जो बिजनेस होता है उसकी अगर वैल्यू निकालें तो दुनिया में $2 बिलियन के बराबर भी नहीं है। अब बीच में कोई अंडरलाइंग फाउंडेशनल वैल्यू तो है नहीं। अब उसके ऊपर आप एक के ऊपर एक हवाई किले बना के उसकी वैल्यूएशन क्रिएट कर दें, और उसको ट्रेड वगैरह करने के लिए इतने सारे दुनिया में एक्सचेंज बना दें जो बिल्कुल अनरेगुलेटेड। ये हिंदुस्तान में ही नहीं है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस वो अनरेगुलेटेड थे, दुनिया भर के ज्यादातर एक्सचेंजेस अनरेगुलेटेड हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अनरेगुलेटेड हैं, और उसके पीछे काफी कुछ आई वुडंट से फ्रॉड, बट फ्रॉड की किस्म की प्रैक्टिसेस, उस तरह की प्रथाएं चल रही थी। तो ये तो निश्चित है कि ये आज अगर आप कहते हैं कि भाई ये इतना गिर गया, इसका वैल्यूएशन अब 800-900 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन से कम रह गया, किसी समय 3 ट्रिलियन था, बट अगर आप देखें तो ये भी कोई दावे से नहीं कह सकता कि 800-900 बिलियन डॉलर भी असली वैल्यूएशन है या नहीं है। इसका असली वैल्यूएशन 50 बिलियन डॉलर है या 5 बिलियन डॉलर है या 200 बिलियन डॉलर है, इसका कोई अंदाजा नहीं। तो जब आप ऐसी असेट क्लास जिसका कोई वैल्यूएशन से रिश्ता नहीं है और जिसको आप वैल्यू नहीं कर सकते उसकी बात करेंगे, तो ये
और ये बाकी सारे फैक्टर्स जो आपने भी इसमें लिस्ट किए, इन्फ्लेशन, वोलेटिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब का जो असर होता है, तो डाउन मार्केट में जो सबसे कमजोर असेट क्लास है उसी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, सरकारें क्या करेंगी। ये एक ऐसी सॉर्ट ऑफ असेट क्लास थी जिसको रेगुलेट करना, जिसके लिए कानून बनाना सरकारों के लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, हमने अटेम्प्ट किया एक बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस असेट क्लास को के लिए कानून बना सकता है। और ये कहीं जल्दी कुछ, मुझे लगता है ये जिस तरह से और पहले भी कई सारे इस तरह के नए इनोवेशंस टूटे, परेशान हुए, और फिर बाद में जब असली चीज, जो असली उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सामने आने लगी, उसके पीछे असली असेट क्लास बनने लगी, तब जाके रेगुलेशन और उसके लिए बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। हालांकि जो क्रिप्टो से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये एक स्टेप बैक जरूर है, बट इंडस्ट्री नीड्स टू कीप ग्रोइंग और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वायबिलिटी ऑफ सेक्टर पर उठ रहा है। पहले ही हम देख रहे हैं बिटकॉइन बबल एक तरह से बर्स्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल आए। तो क्रिप्टो से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का समय, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जवाब भी देने। तो क्रिप्टो क्रैश की खबरों के बीच में इस पूरे सेक्टर की वायबिलिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेनन साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ये, ठीक है, जैसे कि बग्गा सर ने कहा कि ये लीमन मोमेंट है और इस तरह के मोमेंट्स आते रहेंगे, और आप लोग खुद ये कहते रहे हैं कि एक सर्किल आता है जिसमें इस तरह के मोमेंट्स आते हैं और ये उसी सर्किल का पार्ट है। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें होती हैं पॉजिटिव जो पंप करती है मार्केट को। मैं क्रिप्टो की अगर सिर्फ बात करूं, जो सबसे सेफ माना जाता है, सीपीआई डेटा आया सर यूएस का, और सीपीआई डेटा जिस तरह से आया, पूरे क्या बुलिश हुआ मार्केट। इससे बढ़िया बुलिश न्यूज हो नहीं सकती क्रिप्टो के लिए भी। लेकिन हमने देखा उसके बावजूद क्रिप्टो में, बिटकॉइन में खास तौर से कोई पंप नहीं आया, थोड़ा सा आया लेकिन फिर वो करेक्ट हो गया। तो अगर वो बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज भी अगर पंप नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या चीजें पंप करेंगी, क्या चीज आगे ले जाएंगी? दीपक जी, जस्ट बिफोर ये आपकी एक क्वेश्चन आंसर करने के पहले मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। जी जरूर। जहां पैसे की बात होगी, जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, वहां स्कैम होगी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग विल बी स्मूथ फ्लोइंग। हम लोग के यहाँ भी देयर वाज अ हर्षद मेहता स्कैम, देयर वाज अ केतन मेहता स्कैम, बैंक्स गो बस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बैंक सेक्टर खराब है, पूरा स्टॉक मार्केट सेक्टर खराब है। तो दैट इज वन लाइन दैट वी हैव टू ड्रॉ वेरी केयरफुली हियर। Now, secondly, answering your question, the fact of the matter is, आपको समझना पड़ेगा कि पूरे stock market across the globe is doing very badly. Facebook is down by 60%. Netflix is down by 75%. The only markets that are up in India are the Indian stock markets worldwide. So what is happening is, this is a global phenomenon where all the tech stocks, now we can consider crypto also part of, it's almost pseudonymous with tech stocks. तो the tech stocks the world over are doing very very badly. तो इसकी वजह से the bump also that you're getting is slightly better than what the tech stocks are doing at this point of time. So the last thing that I would like to say here is that look at it from a long term point of view. Now abhi Garg साहब ने बोला कि इसकी underlying technology is good, but the fact of the matter is Bitcoin as an asset class is what is securing the Bitcoin network. उसकी value होती है, the Bitcoin value that you are ascribing to Bitcoin is what gives value to that network. So we cannot dismiss the entire industry away just because there are scams that happen. Scams happen everywhere. नहीं, बट सर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सर, अब आप FTX को छोड़ दीजिए, आप सोलाना में क्रैश देखिए सर। यहां तक कि जो स्टेबल कॉइन्स कहा जाते हैं, राजगोपालन जी, आपकी जो इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जो स्टेबल कॉइन्स होती हैं, USDT देख लीजिए, USDT देख लीजिए, $1 से डीपेग हो गए हैं। अब USDT एक स्टेबल कॉइन है, फिर भी वो $1 से,
अगर कल के दिन, अब मैं जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे को बताया जा रहा है कि अभी बिटकॉइन तो और नीचे जाएगा, ये भी भविष्यवाणियां की जा रही है कि 10 से नीचे आएगा। इनफैक्ट माइनस ने जो है वो बिटकॉइन सेल करना शुरू कर दिया, ये भी इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। अगर कल के दिन बिटकॉइन भी चला गया और आप कंपेयर कर रहे हैं स्टॉक्स से, तो वहां तो कुछ ना कुछ उनके लिए सिक्योरिटी है, लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा था दीपक जी, मैं यहाँ कौन लेगा कि स्कैम्स हैपन, मैं ये बोल रहा था कि स्कैम्स हैपन इन द स्टॉक मार्केट्स, दे हैपन इन बैंक्स. India, maybe banks have gone under. So what I'm trying to tell you is that wherever there are men in charge and whenever there's a lot of money to be made, it is but natural that, you know, that scams could happen. जी, ठीक. So the point is that you cannot paint the entire sector as a fraud or the entire technology as a fraud just because a scam. नहीं, ये बात तो आपकी सही है। देखिए वो बहुत कॉन्शियसली शायद गर्ग सर ने भी बोला कि एकदम से फ्रॉड तो अब कहना थोड़ा सा ये जाती होगी, क्योंकि एकदम से फ्रॉड भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब इतने ज्यादा खतरे हैं कि सवाल जो हैं वो कम ही नहीं हो रहे हैं। बग्गा सर, जब से ये क्रिप्टो का आया है सर, नेगेटिव पे नेगेटिव, मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं कि जिस पे थोड़ा सा विश्वास करने लायक की स्थिति में हो। जो लोग करते हैं, जो लोग इस पे निवेश करते हैं, वो अपने जोखिम में करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा विश्वास बनाने लायक माहौल बन नहीं पाया। बग्गा सर, बहुत बहुत मुश्किल है, जो सुभाष जी ने भी कहा, रेगुलेशन भी मुश्किल है, क्रॉस बॉर्डर है, ऑफशोर है, बहुत कुछ, बहुत ओपेक है। प्राइवेट इक्विटी वालों ने भी फंडिंग की। अब देखिए आज की लैंग्वेज देख लीजिए, ये जब बना सारा क्रिप्टो के भाई एंटी इन्फ्लेशन रहेगा, आपको फिएट करेंसी से बचाएगा, आपको सेंट्रल बैंक के सीजर से बचाएगा, आपको डी रिस्क करेगा बाकी एसेट क्लासेस से, वो सब तो ये इट हैज मूव्ड इन लाइन विद अदर क्लासेस। आज राजगोपाल जी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के कारण हमारा नीचे गया वैल्यू। आज राजगोपाल जी कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिरे तो हम भी गिर गए, हम भी टेक्नोलॉजी स्टॉक हैं। अब देख लीजिए लैंग्वेज कैसे बदल गई है। तो ओवरऑल यही है, फंडामेंटल बेसिस कुछ नहीं है, और ये इन्होंने बंदूक रखी हुई है रेगुलेटर्स के सर पे कि नहीं ब्लॉकचेन के साथ हम इंटीग्रेटेड हैं, हमें रोकेंगे तो ब्लॉकचेन भी नहीं यूज कर सकेंगे। ब्लॉकचेन का यूज तो अभी शुरू हो रहा है, और प्रॉब्लम ये है FTX क्योंकि इतना सेंटर ऑफ प्लेट था, दूसरा बड़ा एक्सचेंज था, उसके अंदर हमें पता नहीं कि कितना इधर से कॉन्टेजियन जाएगा। इसलिए मैंने सोच समझ के ही बोला लीमन मोमेंट है। लीमन भी जब शुरू हुआ था तब हमें लगा नहीं था कि हर चीज में ऐसा हो जाएगा और सरकार को आके बेल आउट करना पड़ेगा। तो इस पर ही सरकारें तो तैयार नहीं होंगी क्योंकि लोगों ने अपने जोखिम पे लिया, इसमें कोई सरकार का बात ही नहीं था, रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं था। बट मार्जिन कॉल्स बढ़ेंगे दीपक जी, और उसके कारण क्या होगा, ये कॉन्टेजियन बढ़ेगा। इसलिए मैं सोच समझ के कह रहा हूं ये 500 बिलियन का वैल्यूएशन आएगा, और 500 भी वाजिब नहीं है। आप इसमें कोई एसेट नहीं दिखा सकते, ट्रस्ट बेस्ड है। मैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कोई वैल्यूएशन दी, मैंने दी, वो चल रही है। जब हर आदमी बेचने आता है तब कोई वैल्यूएशन नहीं रहती है इसकी। एब्सोल्युटली। गर्ग सर, अब आगे भविष्य क्या देखते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या क्रिप्टो सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपस में कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए अभी भी जो सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ही आ रही है। इस वाले केस में भी हमने यही देखा, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, और एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और विजन स्टेटमेंट की आवश्यकता है विद इन द इकोसिस्टम। आप सरकारें छोड़ दीजिए, तो आपको लगता है कि इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए जो अभी प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कर पाएंगे भविष्य में ऐसा? देखिए, ये जो ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है एंड बड़ी वाइब्रेंट और बहुत उपयोगी टेक्नोलॉजी है। ये जो आज दुनिया भर में जो सिस्टम चल रहा है डेटाबेस टेक्नोलॉजी वाला, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, उसको बड़ा अच्छा कंपटीशन दे सकती है। प्रेजेंट्स इन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड सिस्टम ऑफ डूइंग डिजिटल बिजनेसेस, एंड देयरफॉर ये टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी, मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है। जी। और लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो कॉम्प्लिकेशन है कि ये इसके साथ अपनी एक करेंसी के साथ जुड़ गया है, सारी चीज इसमें जो कुछ होती है, चाहे कैपिटल रेज करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे लेंडिंग करो, ये करो, सब उसी की करेंसी में होता है, और वो फिर करेंसी असेट क्लास के रूप में बन जाती है, और वो सारी चीज उसकी वैल्यूएशन उसी करेंसी पे
उसको अभी दुनिया नहीं समझ पा रही है, उसको दुनिया तैयार नहीं है। उस पूरी ये सारा डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस में काम हो रहा है, मशीन से मशीन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो नया दुनिया का सिस्टम है, बिल्कुल ये बड़ा आगे का सिस्टम है। अभी ना तो सरकारें इसको समझ पाती हैं, ना जो इस पे बिजनेस कर रहे हैं। एंड देयरफॉर अभी जल्दबाजी में मुझे लग रहा है जैसे ये आगे स्थिति होनी चाहिए कि ये जो अभी जो ये गेम बन गया है, ये तो कोलैप्स होगा। नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है ना, उसी पे हम सम अप कर सकते हैं कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको आत्मसात करने में भारत सरकार भी पीछे नहीं रही, और इसीलिए हमने साफ साफ कहा है कि इस टेक्नोलॉजी को हम आत्मसात करेंगे आगे। लेकिन जो ये जो करेंसी का जो पूरा इश्यू है, इस पे अभी एक विंडो मिल नहीं पा रही है कि इस पर विश्वास किया जाए। जो जोखिम उठाने वाले लोग हैं, एक चीज दीपक जरूर देखें, इस टेक्नोलॉजी को आप इस करेंसी के बिना नहीं अडॉप्ट कर सकते। ओके, बहुत अच्छा। सारे लोग जो ये सोचते हैं कि भाई हम करेंसी को अलग करके टेक्नोलॉजी को ले आएंगे। अब मुझे लगा गर्ग सर, मुझे लगा कि मुझे ना वाइंड अप करने का एक मौका मिल गया। तो ये आपने ये जोड़ दिया उसमें कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन करेंसी के बिना नहीं। अब मुझे लग रहा है एक नया एपिसोड करना पड़ेगा इसमें हमको। लेकिन तब तक बग्गा सर आपके पास और राजगोपाल जी के पास समय हो गया है। अगर हम रिजॉल्व कर पाएंगे, एब्सोल्युटली सर, तभी हम इसको, स्वाभाविक है सर, आएगा। स्वाभाविक है सर। देखिए, आज के शो में भी वाइंड अप करने के लिए हमारे पास कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। इसी कॉम्प्लिकेशन के साथ ही हम छोड़ रहे हैं, और शायद यही परिणति है इसकी पूरी, और यही बताती है कि क्रिप्टो की कहानी दरअसल है क्या। थैंक यू सो मच सर, आप तीनों ने वक्त निकाला। गर्ग सर थैंक यू सो मच, बग्गा सर थैंक यू सो मच सर, राजगोपालन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।